फर्स्ट रैंक एजुकेशन मुरैना में सभी छात्र आपके लिए हम इन्वायरमेंट की क्लास लेके आ रहे हैं। मैं फर्स्ट रैंक कोचिंग में भूपेंद्र परमार, आप मुझे पहले से जानते होंगे। तो आपको आज आपदा प्रबंधन की क्लास देने जा रहा हूँ। आज हम आपदा प्रबंधन में पढ़ेंगे कि हमारी इस पृथ्वी पर मनुष्य के समक्ष किस तरह की आपदाएं आती हैं, कौन सी आपदाएं प्राकृतिक हैं, कौन सी आपदाएं मानवकृत हैं और कौन सी आपदाएं आकस्मिक घटने वाली घटनाएं हैं। तो इन आपदाओं में अब प्रश्न ये उभरता है, आपदा क्या है? आपदा क्या है? तो ऐसी घटनाएं जो आकस्मिक, बहुत कम समय में और अचानक से घटित होने वाली घटनाओं को ही हम आपदाएं कह देते हैं। आपदाएं, अब प्रश्न उभरता है कि आपदाएं कौन कौन सी हैं। आपदाओं में भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, बाढ़ आती है, सूखा आता है, सुनामी आता है, भूस्खलन, हिमस्खलन, चक्रवात, तूफान, आंधी। तो ये सब जो आपदाएं हैं, ये सब मानवीकृत भी आपदा हो सकती हैं, जैसे परमाणु परीक्षण, खदानों की छतों का गिरना, ये सब मानव निर्मित आपदाएं हैं। कुछ आकस्मिक घटने वाली हैं, आकाशीय आपदा हैं, जैसे उल्कापात होना। अगर उल्कापात होगा तो पृथ्वी पर गिरेगा, पृथ्वी के धरातल से टकराएगा और धरातल से टकराएगा तो कंपन आएगा और कंपन के आने से भूकंप के झटके महसूस होंगे। और जब भूकंप आएगा तो मनुष्य के लिए विनाशकारी प्रभाव छोड़ेगा। तो ये तो आपदा का बेसिक परिचय था कि ऐसी घटनाएं जो आकस्मिक, अचानक घटने वाली घटनाएं हों, या प्राकृतिक तरीके से हों या मानव तरीके से हों, आपदाएं कहलाती हैं। तो प्रश्न आता है कि आपदा कम समय में, अपेक्षित, प्राकृतिक या मानव निर्मित होने वाली घटनाएं क्या कहलाती हैं? आपदा कहलाती है। अब आपदाएं 3 प्रकार की होती हैं। अब आपदा के प्रकार, अब आपदाएं 3 कौन से प्रकार की होती हैं? जैसे भौमिक आपदा, अब प्रश्न उभरता है कि भौमिक आपदा क्या है? भौमिक का सीधा सीधा अर्थ होता है धरातल पर घटने वाली दुर्घटनाएं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी का फटना। ये सब तुम्हारी जो आपदाएं हैं, ये भौमिक आपदाएं हैं। दूसरी है आपदा जलीय आपदा। अब जलीय आपदा क्या है? ऐसी आपदाएं जो जल के या जल से मनुष्य को या अन्य पशु पक्षियों को जो हानि पहुंचाएंगी, वो जलीय आपदाएं होंगी। जैसे सुनामी, जैसे बाढ़,
तीसरी है पर्यावरणीय आपदा। अब पर्यावरणीय आपदा क्या है? अब मनुष्य के कर्मों से, मनुष्य के कार्यों से जो हमारे पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, आज पूरा विश्व कचरे के ढेर पर खड़ा है। अब कचरे के ढेर पर खड़ा है तो स्वाभाविक है हमारा पर्यावरण कैसा हो गया? प्रदूषित हो गया है। अब पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, हमने वृक्षों को काट दिया है। अब वृक्षों को काटा है तो वर्षा की मात्रा में कमी आई है, और जब वर्षा की मात्रा में कमी आएगी तो इस धरातल पर हमारे वायुमंडल में सूखे की संभावना व्याप्त हो जाएगी। जब सूखे की संभावना व्याप्त होगी तो हमारे लिए वर्षा कम होगा, सूखा हो जाएगा, और सूखा कम होगा तो कृषि की उत्पादकता में भी कमी आएगी, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालेगी। पर्यावरणीय आपदा जैसे सूखा, तूफान का आना या चक्रवात, चक्रवात भी इसी वजह से आते हैं क्योंकि वन जलवायु को समशीतोष्ण बना रखते हैं। मनुष्य ने वनों को काटा, अब वनों को मनुष्य ने काट दिया तो चक्रवात में ये होता है कि जहाँ तापमान उच्च होगा वायुदाब निम्न हो जाएगा। जब वायुदाब निम्न होगा तो पवनों के चलने की दिशा होती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। जैसे चक्रवातों में हरिकेन है, कैरिबियन सागर में चलता है, टार्नेडो है, विली विली है, टाइफून चक्रवात है, जैसे भारत में आने वाले, हिंद महासागर में आने वाले चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जैसे फैनी चक्रवात इस वर्ष भारत में आया था, गुजरात तट पर आया था। तो इनसे मनुष्य को हानि पहुंचती ही पहुंचती है। अब ये तो हो गए प्रकार। अब इनमें भी कुछ आपदाएं प्राकृतिक होती हैं। कुछ मानव निर्मित आपदा होती है। जैसे प्राकृतिक आपदा क्या हो जाएगी? भूकंप का आना, दूसरा है ज्वालामुखी का फटना, तीसरा है सुनामी का आना, चौथा है बाढ़, पांचवा है आपका भूस्खलन, छठवा है आपका हिमस्खलन, मानव निर्मित आपदा में क्या है? परमाणु परीक्षण, खदानों की छतों का गिरना। अब मानव क्या करता है? खदानों से कोयला निकलता है, कोयला निकालता निकालता अंदर की तरफ चलता जाता है। उसकी छतों की जो दीवारें हो जाती हैं पतली हो जाती हैं, और जब मजदूर ज़्यादा अंदर तक काम करते आते हैं वो खदानें धंस जाती हैं और उसी में मजदूर दब करके मर जाते हैं। तो इस तरह की आपदाएं भी मानव निर्मित है। अब भारत जैसे परमाणु परीक्षण, अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने अणुबम का परीक्षण कर दिया जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। और उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि वहाँ आज भी अपंग बच्चे पैदा होते हैं। तो ये परमाणु परीक्षण, परमाणु बम
या हाइड्रोजन बम या अणु बम आज के समय में मनुष्य जाति के लिए, समस्त प्रजाति के लिए, समस्त जीवों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो रही है। मनुष्य ने अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बमों का, परमाणु बमों का निर्माण कर रहा है और आज समूचा विश्व एक बारूद के ढेर पर खड़ा है। बस उसमें एक चिंगारी जलने की देरी है। अगर कहीं ये युद्ध हुआ तो मनुष्य के लिए आपदा ही आपदा पैदा हो जाएंगे। अब इन आपदाओं में हमने पढ़ा कि भौमिक आपदाओं में जैसे बाढ़ आ रही थी, भूकंप आ रहा था, ज्वालामुखी फट रहा था, तो इन सब आपदाओं में मैं आज सबसे पहले भूकंप की चर्चा करूंगा। अब भूकंप की चर्चा करते समय सबसे पहले ध्यान रखना कि भूकंप क्यों आता है, भूकंप क्या है, भूकंप कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब प्रश्न ये उभरता है कि मान लो भूकंप है तो भूकंप कुछ क्षेत्रों में ही ज़्यादा क्यों आता है। जैसे हम कहते हैं कि जापान ही भूकंपों का देश है, चिली है, पेरू है, ये प्रशांत महासागर की पेटी में ही क्यों ही सबसे अधिक भूकंप आते हैं, या हिंद महासागर में ही क्यों सबसे भूकंप आते हैं, या भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है, या पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, या पूर्वी तटीय क्षेत्र है, या कच्छ का जो रण है, यहाँ पर सबसे अधिक भूकंप क्यों आते हैं। भूकंप से, भारत से सबसे अधिक प्रश्न यहीं से आता है कि भारत भूकंप प्रभावित किस पेटी के अंतर्गत आता है। तो हम पढ़ेंगे कि भूकंप क्या है। भूकंप का सामान्य परिचय। दूसरी बात हम देखें कि भूकंप के प्रकार। भूकंप कितने प्रकार से आता है। तीसरी बात, भूकंप का मापन कैसे करते हैं। भूकंप से वितरण क्या है, मतलब भूकंप कहाँ कहाँ दिखाते हैं। भूकंप से मनुष्य को क्या हानियां होती हैं और भूकंप से मनुष्य को क्या लाभ होते हैं। ये पूरा टॉपिक है भूकंप इतना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भूकंप क्या है। एक सामान्य एक परिभाषा होती है भूकंप की कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कंपन होना ही भूकंप कहलाता है। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बल कार्य करता है तब भूकंप आता है। अब भूकंप क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक, अंतर्जात बल या बहिर्जात बल, आंतरिक बल या बाहरी बल से, चाहे प्राकृतिक कारण हो चाहे मानवीकृत कारण हो, इन सब में सबसे होने वाला कंपन ही भूकंप कहलाता है। अब प्रश्न ये उभरता है कि भूकंप आने के कारण क्या है। क्या कारण है भूकंप इतने आते हैं विनाशकारी। अभी 2004 या 2005 के आसपास जापान में अब तक का भूकंप के इतिहास का सबसे तीव्र गति का भूकंप आया था, लेकिन फिर भी जापान में
इसके विनाशकारी प्रभाव क्यों नहीं आए? जापान के लोगों ने क्या टेक्नोलॉजी विकसित की? क्या जापान के लोग भूकंप के प्रति जागरूक हैं? उन्होंने अपना बचाव कैसे किया, मैं भी आपको बताऊंगा। अब भूकंप कितने प्रकार का होता है? अब ये पूरी धरातल है। अब जहां से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, वो भूकंप का क्या कहलाता है? मूल केंद्र। यहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप की उत्पत्ति स्थल वो कहलाता है मूल केंद्र। और जहां पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले ऊपर पहुंचती हैं, वो कहलाता है अधिकेंद्र। इसे बोलते हैं एपी सेंटर। जहां पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुंचेंगी, वो कहलाएगा अधिकेंद्र। अब इसी में सब जगह बराबर तीव्रता के भूकंप तो नहीं आते, तो इसको हम बांट लेते हैं F1, F2 और F3। अब F1 जो भूकंप आएगा, वो भूकंप होगा छिछला भूकंप। ये छिछले भूकंप की जो गहराई होगी, वो 0 से लेकर के 70 किलोमीटर की गहराई तक आता है। और 70 किलोमीटर की गहराई तक आता है, तो यह सबसे विनाशकारी भूकंप होता है। सबसे विनाशकारी भूकंप। दूसरा तुम्हारा होता है F2 भूकंप। ये मध्यम भूकंप होता है। मध्यम जो भूकंप है, वो छिछले भूकंप की तुलना में कम विनाशकारी होता है। इसकी जो गहराई है, वो 70 से लेकर के 300 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। तीसरा जो भूकंप है F3, ये सबसे गहरा भूकंप है। दीर्घतम नाम दे सकते हैं इसको। इसकी गहराई 300 से लेकर के 700 किलोमीटर तक है। अब भूकंप का मापन, भूकंप का जो मापन है, वो 3 प्रकार से किया जाता है। मापन, तो भूकंप का जो मापन है, वो सीस्मोग्राफ, जो भूकंप की तरंगें हैं,
उन भूकंपों की तरंगों को मापने वाला यंत्र। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र। मतलब भूकंप की ये तरंगें निकलती हैं, उन तरंगों का हम मापन सिस्मोग्राफ के अंतर्गत करते हैं। अब प्रश्न उभरता है कि हम भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान भूकंप की या भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान सिस्मोलॉजी कहलाता है, या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं सीस्मोलॉजी कहलाता है। तो भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सीस्मोलॉजी। कहलाता है। अब भूकंप आने का कारण क्या है? सबसे पहले भूकंप आने के कारण भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? नंबर 1, प्लेटों की गतिशीलता। अब प्लेटों की गतिशीलता कैसे होगी? अब थोड़ा सा ही छोटा सा मैप है ये। अब ये भारत देश है, या भारतीय प्लेट, भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट, और ये ऑस्ट्रेलाइड प्लेट। जब भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलाइड प्लेट दोनों एक दूसरे की तरफ गति करती हैं, तो दोनों प्लेटों के टकराने से भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट टकराएगी और ऑस्ट्रेलाइड प्लेट टकराएगी, और दोनों प्लेटें कहाँ टकराएंगी? हिंद महासागर में। जब ये दोनों प्लेट हिंद महासागर में टकराएंगी तो हिंद महासागरीय क्षेत्र में क्या होगा? कंपन होगा। जब हिंद महासागरीय सागरीय क्षेत्र में कंपन होगा, समुद्र के आंतरिक भाग में कंपन होगा प्लेटों के टकराने से, तो इनके टकराने से हिंद महासागर में सुनामी की स्थिति पैदा हो जाती है। और ऐसी विनाशकारी सुनामी दिसंबर 2004 में भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में आई। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के क्षेत्र में लगभग भारत में से 10,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि इंडोनेशिया में इससे मरने वालों की संख्या लगभग 3 लाख लोग थे। अब पहली बात थी कि प्लेटों की गतिशीलता। अगर प्लेटें हल्की प्लेट भारी प्लेट से टकराएगी तो स्वाभाविक है कि भारी प्लेट हल्की प्लेट को दबाएगी। जब हल्की प्लेट को भारी प्लेट दबाएगी तो टकराने से कंपन होगा, और वही कंपन भूकंप के रूप में जाना जाएगा।
दूसरा है ज्वालामुखी का फटना। अगर ज्वालामुखी फटेगा, अचानक फटेगा, बहुत तीव्र गति से फटेगा, लावा निकलेगा और वही लावा गिरेगा। जब ज्वालामुखी फटेगा तो बम की तरह धमाका होगा, आसपास की पृथ्वी हिल जाएगी, आसपास के क्षेत्र में कंपन होगा और वही कंपन उस क्षेत्र में भूकंप आने का एक कारण बनेगा। तीसरा है परमाणु परीक्षण। जैसे भारत ने मई 1974 में परमाणु परीक्षण किया, पोखरण में पहली बार, और 1998 में जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने भी परमाणु परीक्षण किया पोखरण में। लेकिन परमाणु परीक्षण से भूकंप आ सकते हैं, आते हैं, झटके महसूस होते हैं। जैसे 2014 के आसपास नेपाल में भूकंप आया था, काठमांडू शहर में। काठमांडू शहर को बिल्कुल एकदम जर्जर कर दिया था, कई हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो पहली बात प्लेटों की गतिशीलता, तीसरा है ज्वालामुखी का फटना, चौथा है परमाणु परीक्षण। चौथी बात हो जाएगी इसमें भूपर्पटी का चटकना, भूपर्पटी का चटकना या टूटना। तो पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत है वो भूपर्पटी है। अगर यही परत चटकेगी तो स्वाभाविक है कि भूकंप भूपर्पटी पर आएगा और सभी मानव जाति इस भूपर्पटी पर ही रहती है, तो भूकंप आएगा। अब ये तो प्रमुख भूकंप आने के कारण हो गए। अब हमने अभी बात किया कि भूकंप का मापन हम सिस्मोग्राफ या भूकंपी तरंगों को जो मापने वाला यंत्र है वो सिस्मोग्राफ है, लेकिन हम भूकंप को मापते किससे हैं? तो भूकंप का जो मापन है वो हम दो पैमाने से करते हैं। एक तो रिएक्टर पैमाना होता है, जिसे कुछ लोग बोलते हैं रिचर स्केल पैमाना। दूसरा पैमाना है मर्केली पैमाना। अब रिएक्टर पैमाने में क्या होता है, दो तरह की अंक 1 से लेकर के 12 तक अंकित होते हैं। रिएक्टर पैमाने में अंक 1 से लेके 12 तक अंकित होते हैं। और 12 में क्या होता है कि जिनमें जो तरंगें होती हैं, तरंगों की गति पहले की तुलना में जब वो दूसरे के बीच में जाएगी तो इनकी गति हो जाएगी 10 गुना अधिक। तरंगों की गति, अगर कहीं भूकंप आ रहा है 1 की तीव्रता का, अगर कहीं तीव्रता 2 हो गई तो पहले वाले की तुलना में अब उसकी गति कितनी हो जाएगी? 10 गुना अधिक। लेकिन इस दौरान जो ऊर्जा निकलेगी वो ऊर्जा 32 गुना होगी। अब भूकंप आने के कारण हो गए। भूकंप से अब हानि क्या होंगी हमको, तो वो देखते हैं हम।
भूकंप से हानियाँ। हानियों में नंबर 1 देखोगे, अगर समुद्री भाग में क्या आता है, समुद्र के अंदर भूकंप आने से क्या आती है, सुनामी। अगर ये सुनामी आएगी तो बहुत ही विनाशकारी प्रभाव लाएगी। दूसरा है पुल, बिल्डिंग, टूट जाते हैं, जिससे जन धन दोनों की हानि होती है। अब पुल, बिल्डिंग टूट जाते हैं, इसमें जोड़ लो तीसरा शब्द है कॉमा लगा के, सड़कें टूट जाती हैं। अब जब सड़कें टूट जाएंगी तो आवागमन क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। जब आवागमन अवरुद्ध हो जाएगा तो मनुष्य को आने जाने में, मानव को, हम सभी को, आप सभी को आने जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि परिवहन का रास्ता कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब तीसरी बात है, बांध टूट सकते हैं, बांध टूट सकते हैं। अगर बांध टूट जाए तो बांध, उस क्षेत्र में बांध टूट जाएगा तो एक विनाशकारी बाढ़ लाएगा और उस क्षेत्र को वो बांध जलमग्न कर देगा, जिससे मनुष्य को जन और धन दोनों की हानि हो जाएगी और हमारा पर्यावरणीय चक्रण भी गड़बड़ा जाएगा। बांध टूट सकते हैं और भूस्खलन होने लगता है। नगर नष्ट हो जाते हैं। नगर, शहर नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा हमको, जिससे जन व धन दोनों की हानि होती है। रेल लाइनें टूट जाती हैं, भूकंप के आने से नदी का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ता है। ये भी हो सकता है। अब ये तो सब हमारे हानियां हो गई। अब हमको इससे लाभ क्या होता है?
भूकंप से लाभ क्या होता है? भूकंप से लाभ, बलन एवं भ्रंशन होने से, बलन एवं भ्रंशन होने से बलन एवं भ्रंशन होने से गर्तों का निर्माण होता है। जिसमें पानी भरने से, जैसे पानी या जल भरने से झीलों का निर्माण होता है। दूसरा जगह सागर के तटीय भाग में, अब सागर के तटीय भाग में भूकंप आएगा तो क्या हो जाएगा? अब भूकंप आएगा तो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए जो खाड़ियां हैं वो हमारे बंदरगाहों के लिए एक प्राकृतिक मार्ग या प्राकृतिक एक स्थल उपलब्ध कराएंगे। तटीय भागों में भूकंप के आने से खाड़ियों में प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण हो सकता है। इसका एक और लाभ होता है कि पृथ्वी के अंदर बहुमूल्य पदार्थ होते हैं जो कभी भूकंप के दौरान धरातल पर या ऊपर आ जाते हैं। अब प्रश्न उभरता है कि भूकंप विश्व में कहाँ-कहाँ सबसे अधिक आते हैं। अब तो भूकंप से लाभ थे, हानि में आपको बता चुका कि भूकंप के आने से जो हमारी अधोसंरचनाएं की जो चीज़ें होती हैं, जैसे रेल है, सड़क है, रेल लाइनें हैं, सड़कें हैं, पुलें हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो ध्वस्त हो जाती हैं। अब जैसे रेल लाइन टूट जाएगी तो आवागमन बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। सड़कें टूट जाएंगी तो आवागमन ठप हो जाएगा। नदी का पुल बना हुआ टूट जाएगा तो हमारा एक इधर से इधर जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। बांधों के टूटने से उस क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ आएगी, क्योंकि वो जो बांध का पानी है उस क्षेत्र को जलमग्न कर देगा, जिस समय जन और धन दोनों की हानि होगी। कई शहर, कई नगर एकदम ध्वस्त हो जाते हैं और वहाँ की लगभग पूरी आबादी भी समाप्त हो सकती है। धन की तो हानि होती ही होती है, इसके साथ हमें जन की भी हानि हो जाती है। समुद्री भागों में भूकंप आने से या समुद्र के आंतरिक भागों में भूकंप आने से सुनामियाँ पैदा हो जाती हैं और वो सुनामी समुद्र तटीय क्षेत्र में एक विनाशकारी बाढ़ लाती हैं, जिससे जन और धन दोनों की हानि होती है। प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं।
लाभ हमें भूकंप से होता है कि वलन और भ्रंशन की जब क्रिया होगी तो वहाँ पर एक बहुत बड़े गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं कई जगह पर, और उन गड्ढों में पानी भरने से, जल भरने से झीलों का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा सागर, समुद्र के जो तटीय इलाके होते हैं, वहाँ जब भूकंप आता है तो जो खाड़ियाँ होती हैं, छोटे जो समुद्र होते हैं, चाहे बंगाल की खाड़ी हो, चाहे वो अरब सागर की खाड़ी हो, चाहे वो हडसन की खाड़ी हो, चाहे वो मैक्सिको की खाड़ी हो, चाहे वो कैरेबियन सागर की खाड़ी हो, तो इन खाड़ियों में प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए एक सुरक्षित स्थल बन जाते हैं। इनका भी इनसे निर्माण हो जाता है। और पृथ्वी के भूगर्भ में अनेक बहुमूल्य खनिज पदार्थ छिप होते हैं, और भूकंप के आने से वो पदार्थ धरातल पर ऊपर आ जाते हैं। अब देखेंगे हम भूकंप प्रभावित क्षेत्र। तो सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र दो ही हैं। नंबर 1 परिप्रशांत महासागरीय पेटी। वैसे भी इस पेटी को अग्निवलय, जब भी हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो इसी क्षेत्र में सबसे अधिक ज्वालामुखी फटते हैं। तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी, अब ये पेटी क्या होगी कि इस पेटी के अंतर्गत लगभग दुनिया के 2/3, लगभग 66%, कई बुकों में 68% का उल्लेख है। तो ये कन्फर्म है कि इस पेटी के अंतर्गत विश्व के 2/3 भूकंप आते हैं। जब 2/3 भूकंप आते हैं, अब इसका विस्तार कहाँ है इस पेटी का? जब इस पेटी के अंतर्गत लगभग 66% अगर भूकंप आ रहे हैं, तो वो देश कौन से इस पेटी के अंतर्गत जहां पर इस तरह के भूकंप आते हैं? सबसे पहले जापान, इसके अलावा फिलीपींस, क्यूराइल द्वीप समूह, चिली, यूएसए का अलास्का द्वीप, इन क्षेत्रों में लगभग दुनिया की 66% भूकंप आते हैं। इसके अलावा अगर हम पढ़ना चाहें तो दक्षिणी चीन सागर भी हो जाएगा। दूसरी जो पेटी है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी, कुछ लोग इसको मध्य अटलांटिक पेटी भी बोल देते हैं। अब इस पेटी के जो अंतर्गत है वो दुनिया के लगभग 21% भूकंप आते हैं इस पेटी के अंदर। जैसे भारत का हिमालयी क्षेत्र, म्यांमार, म्यांमार के अलावा
भारत का ही पश्चिमी पूर्वी तटीय क्षेत्र, इसके अलावा देखा जाए कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागरीय क्षेत्र, इटली, इसके अलावा नेपाल, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में लगभग दुनिया के 21% भूकंप आते हैं।